क्लास यहाँ पे प्रोवाइड कराया है समाज कार्य के क्षेत्रों पर। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा समाज कार्य की मौलिक मान्यताओं पर भी बातचीत किया था, है ना। फिर उसके प्रकारों पर भी कार्य के टाइप पर जिक्र किए। तो उसकी वीडियो का लिंक अभी मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा, उसको एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग। अप्लाइड प्रश्न रहेंगे, वहाँ से कोई फैक्ट नहीं बनाया जाएगा, है ना। फैक्ट नहीं बनता है उस क्लास में। जितनी भी मैंने बताया वो बेसिकली अप्लाइड। हमारा हम लोग जो है DSSB में मैंने आप लोगों से कहा कि सामाजिक समस्या एक ऐसी भारत में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं। तो मैं भारत में जितने सामाजिक समस्याएं हैं वो एक दिन में एक एक करके कवर कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि इम्पोर्टेंट सोशल वर्क अगर आप तैयारी कर रहे हैं या तो मैं आपको बताऊं कि भारत में जितनी समस्याएं हैं समाज की, वो आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है जानना, है ना। तो इसकी क्लास समाप्त होने के बाद मैं आपको अभी जो है इसकी वीडियो और PDF आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपको इजीली मिल जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने पहले मद्यपान के बारे में बात किया था, निर्धनता के बारे में बात किया था, फिर उसके बाद कुछ योजनाएं थी उस पर भी जिक्र किया था। आज उसी क्रम में हम लोग वैश्यावृत्ति भी एक प्रकार की समस्या है। हमारा आज का जो टॉपिक है ये वैश्यावृत्ति का अर्थ है, परिभाषा, विशेषता, तत्व, कारण एंड प्रकार इत्यादि चीज़ों पर आज हम लोग जो है विचार विमर्श यहाँ पर करने वाले हैं। वैश्यावृत्ति, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न इनसे भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। देखिए यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो वैश्यावृत्ति बेसिकली स्त्री द्वारा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो स्त्री द्वारा धन के लिए शरीर को बेचना, ठीक है, अथवा या अपनी पवित्रता का व्यापार करना वैश्यावृत्ति कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि स्त्री द्वारा पैसे के लिए शरीर बेचना या आप अपने जो है सातित्व की व्यवसाय, सातित्व का मतलब पवित्रता का, मतलब अपनी पवित्रता का व्यापार करना, है ना, या उसी को सतित्व बोला जाता है। तो व्यापार करना वैश्यावृत्ति कहलाता है, ठीक है। वैश्याओं के लिए अपमानजनक संबोधन जैसे गणिका, ठीक है, अभिसारिका और भोग्या आदि का भी शब्द जो है प्रयोग में लाया जाता है। वैश्यावृत्ति को इस तरीके से संबोधन किया जाता है, ठीक है। एक मिनट होल्ड रखना। तो बेसिकली क्या है, उनको संबोधन किया जाता है गणिका नाम से, अभिसारिका नाम से, भोग्या आदि शब्द का जो है प्रयोग होता है। वैश्यावृत्ति एक सामाजिक कलंक है जो प्राचीन काल से हमारे और अन्य समाजों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे पुराना व्यापक व्यापार भी माना जाता है। वैश्या शब्द जो है मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए उपयोग में या प्रयोग किया जाता है जो पैसे के लिए वे अपना शरीर बेचते हैं। वैश्यावृत्ति की समस्या भी भारत में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अतः आप ये भी कह सकते हो कि इसे संसार का सबसे पुराना व्यापक व्यापार भी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद वैश्यावृत्ति का अर्थ दिया गया है यहाँ पर कि पैसे के लिए किसी महिला द्वारा यौवन और शरीर को बेचना वैश्यावृत्ति कहलाता है। इसलिए स्त्री द्वारा धन के लिए सत्व भोगना वैश्यावृत्ति कहलाता है। मैंने आपको बताया भी कि अपने सत्तित्व का व्यवसाय करना वैश्यावृत्ति, वही पार्ट बेसिकली यहाँ पर रिलेट कराया गया है। और इसमें प्रायः संवेदनशीलता का अभाव होता है, संवेदनशीलता का अभाव होता है। यह एक सामाजिक बुराई है, ठीक है, जिसमें आमतौर पर असहाय या लालची महिलाएं धन या किसी अन्य लाभ के उद्देश्य से अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती हैं। वही वैश्यावृत्ति का पार्ट होता है। आगे कहा गया है वैश्यावृत्ति वैश्या स्त्री या वैश्यागामक पुरुष के मध्य एक अनैतिक संबंध है। इस संबंध का मुख्य आधार धन या अन्य वस्तुएं होती हैं। इस प्रकार किसी भी महिला द्वारा धनोपार्जन के उद्देश्य से वैश्यागामी पुरुष जो उसका पति नहीं होता है किया गया स्वतंत्र व्यापार वैश्यावृत्ति का पार्ट है, या वैश्यावृत्ति आप डिफाइन यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में, आज के समय में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों में तेजी से स्वतंत्रता आ रही है। वर्तमान यौन संबंधों को पहले जितना बुरा नहीं माना जाता था। नवयुवक या नवयुवतियों स्वतंत्र रूप से यौन संबंध रखना चाहते हैं। यह वैश्यावृत्ति का आधुनिक स्वरूप है।
जो भौतिकवादी सभ्यता और संस्कृति से जन्मा है। इसी सभ्यता से या इसी सभ्यता में धन की अधिक महत्व है। जो धनवान है समाज उसी का सम्मान करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज वे स्त्रियां जो काफ़ी शिक्षित हैं इस व्यवसाय को शिक्षित एवं सभ्य ढंग से भी करती हैं, क्योंकि ये व्यावसायिक रूप में अब कोठे पर नहीं बैठती हैं, बल्कि कुछ समय के लिए विशेष स्थान पर, जैसे बड़े बड़े होटल हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गया अथवा गुप्त स्थान हो गया, ठीक है, इस पे मिलती हैं। वर्तमान में इसे कॉल गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके की चीज़ें जो है इसके अंतर्गत शामिल की गई है वैश्यावृत्ति में, ठीक है। आज सर की ये बात कही गई है जी। सर सर ये जो लाइन है, जो भौतिकवादी सभ्यता और संस्कृति से जन्मा है, ये भौतिकवादी सभ्यता मतलब सर? देखिए, यहाँ अगर हम भौतिकवादी सभ्यता की बात करते हैं तो प्राचीन समय को रिलेट कराता है ना। भौतिकवादी सभ्यता का जो भाव है, तात्पर्य है, वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एकात्मवाद का एक टाइप है। जैसे उस समय क्या था कि मादक द्रव्यों का प्रयोग करते थे वो लोग, ठीक है, मादक द्रव्य समझते हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो भौतिकवाद बेसिकली यह दावा है कि सारा अस्तित्व पदार्थ से उत्पन्न होता है और मूल रूप से पदार्थ से ही बना हुआ है। तो उस प्रक्रिया से, वो पहले की चीज़ें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, उस दौरान इस चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता था, इसलिए कहा जाता है वहीं से वो चला आ रहा है, ठीक है। बड़े बड़े घरों में या जो बड़े महाराजा वगैरह थे, है ना, वहीं से वो चीज़ें धीरे धीरे क्या है उभर के आज के समय में आई है, ठीक है। जी सर। दार्शनिक अद्वैतवाद है, एक रूप माना जाता है जो पदार्थ प्रकृति में मौलिक पदार्थ के रूप में मानसिक स्थिति, चेतना सहित सभी चीज़ें, भौतिक चीज़ों को भौतिक अंतःक्रिया का परिणाम बेसिकली माना जाता है, ठीक है। तो उन चीज़ों का बेसिकली पार्ट है। हालांकि जरूरी जी नहीं सर। कि आप यहाँ पर उस तरीके से डिफाइन करिए, तो मैं एक आपको इतिहास को थोड़ा सा रिलेट यहाँ पर एक कह सकते हैं पॉइंट, इतिहास को थोड़ा सा रिलेट कराता है। अदरवाइज आज के समय में तो बेसिकली क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं के माध्यम से अगर मैं बात करूं कि आज के समय में जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, उनकी अगर पूर्ति नहीं हो पाती है तो पैसों के लिए वो भी जो है स्त्रियां या महिलाएं इस क्रिया में उतर आती हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें देखा भी गया है दिल्ली में। और अगर हम बात करें आर्थिक जो राजधानी है मुंबई, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिली हैं, ठीक है। तो युवक युवती दोनों इस तरीके की चीज़ें बेसिकली मेंशन करते हैं वहाँ पर, है। जी सर। वैश्यावृत्ति धन के लाभ के लिए किया जाने वाला एक यौन संबंध है, ठीक है, जिसमें ना आवेगों का अभाव होता है। आपसी प्रेम या भावनात्मक लगाव का कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें, बल्कि पैसे चुकाने वाले को यौन संतुष्टि मिलती है और उसके साथ कोई दायित्व या लगाव नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। 1956 में भारत में पारित एक स्त्री और कन्या के अनैतिक व्यापार निरोध एक अधिनियम भी है। एक वैश्या को एक ऐसी महिला के रूप में परिभाषित किया गया जो पैसे या किसी अन्य वस्तु के बदले में अवैध यौन संबंध बनाती है। वे अपना शरीर बेचते हैं। ऐसे अवैध संबंध को अपना शरीर देना वैश्यावृत्ति कहलाता है। इस तरीके के शब्दों को रिलेट कराया गया था उस एक्ट में भी। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना, आप लोग जानते भी होंगे। स्त्री एवं कन्या के अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम 1956, क्लियर है आप, हाँ जी सर। है ना। इसका उद्देश्य यही था भाई, बुराइयों का व्यवसायीकरण और महिलाओं के तस्करी को रोकना था उसका उद्देश्य। इस जो अधिनियम की बात मैं कर रहा हूँ, इसका यही उद्देश्य बेसिकली मेंशन वहाँ पर किया गया था। अनैतिक, इसको दुर्व्यापार निवारण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इसी को। यह भी अधिनियम जो है ना यौन कार्य के आसपास के कानूनी ढांचे को चित्रित करता है। हालांकि यह अधिनियम स्वयं यौन कार्यों को अवैध घोषित नहीं करता, लेकिन यह वैश्यालय चलाने पर रोक लगाता है। वैश्यावृत्ति में जो संलग्न लोग हैं, जो उसमें टच हैं, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन लोगों को लुभाना और उन्हें यौन गतिविधियों में शामिल करना और अवैध माना जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्त्री और कन्याओं को अनैतिक व्यापार के अंतर्गत शामिल किया गया है। वैश्यालय के बारे में धारा 2 में बताया गया है। वैश्यालय के बारे में धारा नंबर 2 में बताया गया है कि वैश्यालय को किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए 2 या 2 से अधिक वैश्याओं
के परस्पर लाभ के लिए यौन शोषण या दुर्व्यवहार के लिए उपयोग की जाने वाली जगह के रूप में परिभाषित किया गया था धारा नंबर 2 में। ठीक है, उसके बाद वेश्यावृत्ति व्यवसाय के उद्देश्यों से व्यक्तियों यानी पुरुष और महिलाओं का यौन शोषण या दुरुपयोग है, उसके अंतर्गत बेसिकली बताया गया था। धारा नंबर 5 में कहा गया कि लोगों को दंडित करती है जो वेश्यावृत्ति के उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को खरीदते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं यानी प्रेरित करते हैं या ले जाते हैं, या उन पर सजा के रूप में 3 से 7 साल का कठोर कारावास है, 2000 रुपये का जुर्माना भी है, उनमें शामिल किया गया है। और बच्चे का भी बारे में उसमें बताया गया। बच्चे का जो मीनिंग था कि वह व्यक्ति जिसमें 16 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, वो बच्चा ही काउंट होगा, वो बच्चे के रूप में काउंट होगा। ठीक है, तो उस चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है जो एक्ट है 1956 वाला उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप डेफिनेशन यानी परिभाषा देख सकते हैं। वैश्यावृत्ति भेद रहित धन की प्राप्ति के लिए यौन संबंध की स्थापना होती है जिसमें उद्वेगात्मक उदासीनता होती है ना, इस चीज़ को ध्यान। अच्छा, कोई लोग मुझे बताओगे कि उद्वेगात्मक का मतलब क्या होता है, प्लीज उसका मीनिंग एक बार बताओगे। चिंता, दुखी, उद्वेगात्मक यानी उद्वेगी कहा जाता है उसको। जैसे सर कोई लेडीज अपने शौक के लिए करती है ये काम और कोई लेडीज मजबूरी वश करती है सर। बिल्कुल, आप सर भड़काऊ। यहाँ पे बेसिकली इमोशनल जैसा शब्द यहाँ पर मेंशन होता है ना, उद्वेगात्मक, जिसमें जो है इमोशनल जो चीज़ें होती है वो उदासीनता, आप एक प्रकार से दुखी चिंताजनक जैसी उदासीनता होती है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में ये क्वीन वर्ड एक जो है क्विनर्ड एक विद्वान है, उनके द्वारा ये डिफाइन किया गया था वैश्यावृत्ति की परिभाषा, है ना। वैश्यावृत्ति की परिभाषा और भी विद्वानों के द्वारा अगर हम बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अकॉर्डिंग, तो कह सकते हो कि वैश्यावृत्ति आदतन अथवा कभी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ धन के लिए किया गया लैंगिक सहवास होता है, उसे भी वैश्यावृत्ति का डिफाइन किया गया। स्काउट एक विद्वान है, इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति पुरुष या महिला जो किसी भी लाभ के लिए, आर्थिक या अन्य या किसी भी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए पूरे या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में कई व्यक्तियों के साथ, चाहे वह पुरुष हो या महिला, सामान्य या असामान्य यौन संबंध स्थापित करता है तो उसे भी वैश्या भी कहा जाता है या वैश्यावृत्ति का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न तरीके की जो विद्वान हैं उन लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषा भी मेंशन किया है। इलियट और मेरिल के अकॉर्डिंग भी परिभाषा है। इन्होंने कहा कि वैश्यावृत्ति एक प्रकार का अवैध यौन संबंध है जो अनेक व्यक्तियों के साथ धन प्राप्ति हेतु स्थापित किया जाता है। वैश्यावृत्ति को बहुधा परिभाषित किया गया है, परंतु सभी परिभाषाओं में यह सहमति है कि यह व्यवहार अवैध यौन संबंध है जो पैसों के लिए अनेक व्यक्तियों से किया जाता है और जिसमें प्रेम, उद्वेगों, जैसे दुखी मैंने अभी आपकी चिंताजनक मैंने शब्द यूज़ किया, या जो है उद्वेगात्मक शब्द यूज़ किया। ठीक है, तो वह उद्वेगों का सर्वथा अभाव रहता है, इसमें इमोशनल चीज़ें नहीं शामिल होती, उनका अभाव ही होता है। तो जिसमें प्रेम जैसी उद्वेगों का अभाव होता है, इसका मतलब इमोशनल जरूर शब्द इंग्लिश इमोशनल कहा जाता है, इमोशनल, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में इमोशनल कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वैश्यावृत्ति और दो प्रेमियों के मध्य अवैध यौन संबंधों में अंतर होता है। वैश्यावृत्ति में प्रेम और स्नेह नहीं, सर्वथा अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसमें ये परिभाषा इलियट एंड मेरिल विद्वान है, इनके द्वारा बताई गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्लैक्शनर के बारे में। फ्लैक्शनर महोदय ने कहा कि वैश्यावृत्ति 3 मुख्य बातें होती हैं इसमें। विनियमन अर्थात धन की प्राप्ति, यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि, भावनात्मक तटस्थता। ठीक है, ये वैश्यावृत्ति में फ्लैक्शनर महोदय ने 3 ऐसी मुख्य बातें शामिल किया है कि धन की प्राप्ति, यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि और भावनात्मक तटस्थता चीज़ों को इन्वॉल्व किया है इसके अंतर्गत। तो वैश्यावृत्ति
कि सबसे बड़ी विशेषता अवैध यौन संबंध है। इस संबंध के द्वारा उसे धन प्राप्त करना होता है, उसे धन प्राप्त होता है, उसे धन प्राप्त होता है। अगर अवैध यौन संबंध स्थापित हो जाए किंतु इसके बदले में रुपए प्राप्त नहीं होता है तो हम हमें वैश्यावृत्ति कह सकते हैं, तब हम उसे भी वैश्यावृत्ति कह सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात यहाँ पे कही गई, थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। अगर अवैध संबंध स्थापित हो जाता है परंतु इसके बदले में रुपए प्राप्त नहीं होते हैं तो भी हम उसे क्या कह सकते हैं, वैश्यावृत्ति कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए वैश्यावृत्ति की कुछ विशेषताएं भी हैं, उसकी विशेषताएं भी दर्शाया गया है और कौन कौन सी विशेषताएं हैं इस पर भी हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं। वैश्यावृत्ति एक व्यवसाय है। जैसे आप यहाँ पे विशेषता इसको समझ सकते हो कि वैश्यावृत्ति ना किसी एक विशेष सुख, आनंद, शौक अथवा सेक्स संबंधी अनुभवों के लिए नहीं की जाती है, बल्कि या वरन स्त्रियां इसे जीविका के साधन के रूप में अपनाती हैं, अपने शरीर का कुछ समय के लिए व्यापार करती हैं। कुछ सामान्य वैश्याएं ऐसी हैं जिनकी आय अत्यधिक है। इस प्रकार की वैश्याओं की फीस बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी फीस केवल अमीर व्यक्ति ही दे सकते हैं, इसलिए वे अमीरों की तरह ही बड़े ठाट बाट से रहती हैं। इसलिए ये कह सकते हो कि एक विशेषता इसकी भी है, वैश्यावृत्ति का एक व्यवसाय है ना, ये भी इसकी विशेषता बताती है। उद्वेगहीनता शब्द है, मैंने आपको पहले बता रखा है, उद्वेग का मतलब दुखी, चिंताजनक, इमोशनल शब्दों को आप यहाँ पे जरूर सोचेंगे। ये अगर परीक्षा में सवाल बनेगा तो ये शब्द जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगर परीक्षा में सवाल बनेगा तो ये शब्द सर, तो इसका मतलब इमोशनलेस होगा ना? जी बिल्कुल, यहाँ पे जब हीनता शब्द है तो लेस होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना, इमोशनल लेस। अच्छा, तभी तो आप कह सकते हो ना कि इसमें इमोशनल नहीं पाया जाता है, भावनात्मक चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, तभी आप कह पाओगे। तो यह एक ऐसा अवैध यौन संबंध है जिसमें प्रेम संबंधी भावनाओं, विचारों, उद्वेगों आदि का अभाव पाया जाता है। देखो लिखा हुआ है, पुरुष और स्त्री दोनों ही जो इस समझौते से सम्मानित होते हैं वे इस तथ्य से भली भांति परिचित होते हैं कि जो उनके मध्य यौन संबंध समझौता है वह कुछ समय के लिए जो है लिए गया है, जिसके लिए पर्याप्त धन दिया गया है। वस्तु इस प्रकार के जो है यौन संबंध समझौते में प्रेम संबंधी विचारों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। पुरुष वैश्यों के पास केवल अपनी हवस को मिटाने के लिए जाता है, इसलिए कह सकते हैं आप कि यहाँ पर कोई जो है इमोशनल चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, इसे हम उद्वेगहीनता शब्द से रिलेट करा सकते हैं। ये भी एक प्रकार की विशेषता उसमें पाई जाती है, ठीक है। इमोशनल नहीं होता है, भावनात्मक चीज़ें नहीं होती शामिल। अवैध यौन संबंध, ये तीसरी एक विशेषता है। इस व्यवसाय में दो पक्षों के मध्य ना यौन संबंधों का समझौता होता है, उसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं होती है। अतः वैश्यों के साथ जो यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं वे अवैध होते हैं, है ना। इसके लिए कानून बनाया गया है, आपने अभी जाना भी है, ठीक है। स्त्री का अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है जो 1956 का है ना। तो दो पक्षों के मध्य यौन संबंध का समझौता होता है, वैधानिक मान्यता नहीं है ये, इसलिए उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया। और वैश्याओं के साथ जो है यौन संबंधों को स्थापित किए जाते हैं उसे अवैध का रूप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। वैश्यावृत्ति का उद्देश्य जो है आर्थिक लाभ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बेसिकली मैंने शुरुआत में बताया कि पैसे के लिए स्त्री द्वारा यौवन या शरीर को बेचना वैश्यावृत्ति कहा जाता है। अतः आप ये कह भी सकते हो कि स्त्री द्वारा पैसे के लिए सतित्व का व्यवसाय ही वैश्यावृत्ति का पार्ट है। तो वैश्यावृत्ति एक विशेषता यह भी है कि वैश्या के उद्देश्य आर्थिक लाभ होता है। सामान्यतः युग में अगर हम बात करें तो सामान्य युग से लेकर आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्त्रियों ने धन के लिए ही अपने शरीर को बेचा है। कुछ ने अपने जीवन की गाड़ी को ढकेलने के लिए इस व्यवसाय को व्यवस्था में अपना लिया और कुछ ने इसलिए कि वह कुछ ही दिनों में धनी बन जाए। और आधुनिक युग में वैश्यावृत्ति के परिवर्तित स्वरूप इसके प्रमाण हैं, इसके प्रमाण है आधुनिक युग, है ना। भले अच्छे परिवार की लड़कियां इस व्यवसाय को इस ढंग से करती हैं
कि उसका अनुमान लगाना कठिन है। ठीक है, इसका भी उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना होता है। तो ये देखिए आर्थिक लाभ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट एक विशेषता है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्यावृत्ति में भेदभाव का अभाव। वैश्यावृत्ति के व्यवसाय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। वैश्या का उद्देश्य अपने यौवन को कुछ समय के लिए बेचना है, वे स्वेच्छा से बेचती है, अर्थात इसे किसी भी जाति का व्यक्ति खरीद सकता है। इस शब्द में ये भी भेदभाव रहित होता है, भेदभाव का अभाव होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। यौवन का केंद्रीकरण होता है। इस व्यवसाय में संपूर्ण ध्यान यौन संबंधी आकर्षण के प्रति होता है। वैश्या जब तक युक्ति सुंदरी और आकर्षक है तब तक उसका बाजार और व्यापार चलता रहता है। वे व्यक्ति जो वैश्या के पास जाते हैं उनका उद्देश्य वैश्याओं से ना तो प्रेमालाप करना है और ना प्रेम संबंधी उद्देश्यों को प्रकट करना है। वे तो वैश्या के यौन आकर्षण के गुलाम होते हैं जिसे वे खरीदते हैं। ठीक है, तो इस सही जवाब की अगर हम बात करते हैं जिसको यौन केंद्रीकरण कहा जाता है। उसके बाद ये तो विशेषता ही थी। अब इसी वैश्यावृत्ति के अंतर्गत कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं, कुछ तत्व, वो भी 3 टाइप के हैं। तो इस विश्लेषण से वैश्यावृत्ति के 3 मुख्य तत्व हैं। पहला आपका आता है पैसे के लालच में या किसी अन्य वस्तु जैसे कपड़े, आभूषण, अचल संपत्ति आदि के यौन संतुष्टि के लिए अपने शरीर को पेशकश करती है ना। ये आप अगर मैं बात करूँ जो शहर में है ये बेसिकली ज़्यादा चलता है। ठीक है, नंबर 2, यौन संतुष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, यानी वैश्या द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ संभोग, ये आपका दूसरा एलिमेंट है। तीसरा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संवेदनशीलता का अभाव होता है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि प्रेम, स्नेह, सद्भाव जैसे उद्देश्यों का पूर्ण अभाव पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है संवेदनशीलता। ठीक है, तो ये 3 टाइप के एलिमेंट इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसमें वैश्यावृत्ति के कारण भी है, वैश्यावृत्ति के प्रमुख कारण है। अब देखते हैं, वैश्यावृत्ति के कारणों को लेकर सामाजिक विद्वानों में मतभेद भी पाए जाते हैं, लेकिन यह समस्या सभी देशों में मौजूद है ना। और इसके लिए ना मुख्य रूप से आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को जिम्मेदार माना जाता है। कुछ महिलाएं खुद वैश्यावृत्ति में उतर जाती हैं, तो कुछ तो उनको बेसिकली इसको धकेल दिया जाता है एक प्रकार से, जिसे तस्करी वाली प्रक्रिया में ये चीज़ आ जाती है। अधिकांश वैश्याएं विभिन्न कारणों में इस जाल में फंसती हैं कि वैश्यावृत्ति के कुछ मुख्य कारण को हम यहाँ पे नीचे दर्शा सकते हैं। जैसे एक आर्थिक कारण है। देखो मैं बताऊं, वैश्यावृत्ति का सबसे प्रमुख कारण बेसिकली अगर हम आर्थिक को दर्शाते हैं तो वो गरीबी है। वो क्या है? गरीबी है। ठीक है, यहाँ निर्धनता के कारण या गरीबी के कारण जब एक महिला अपना भरण पोषण नहीं कर पाती है और आश्रित व्यक्ति का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाती है, तो वह इसे एक पेशे के रूप में अपना लेती है। कई बार शहरों और गांव से मासूम बच्चियों को नौकरी के बहाने लाकर वेश्या बना दिया जाता है ना। मान लीजिए कि अगर जब स्त्री अपना या अपने पर आश्रित व्यक्तियों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाती है तो वह इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है, तो भी आप दर्शा सकते हो कि यह एक प्रकार से आर्थिक कारण है। निर्धनता, महिलाओं का आर्थिक स्वतंत्रता, नौकरियों की दयनीय स्थिति, उच्च जीवन स्तर के प्रति लगाव, विलासितापूर्ण वातावरण और औद्योगिकीकरण कुछ ऐसे आर्थिक रीजन हैं जिन्हें वैश्यावृत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि एक आर्थिक रीजन यहाँ पर है। ठीक है, कारण है, ये कारण है। इस तरीके से वैश्यावृत्ति बढ़ता है और बढ़ सकता है। सोशल वर्कर में अगर आप लोग सोशल वर्कर हैं तो आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके कारण भी क्या हो सकते हैं, है ना, रीजंस क्या हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक एक कारण होता है। अधिकांश वैश्याएं बेसिकली अगर हम बात करते हैं
तो अज्ञात और मनोवैज्ञानिक कारणों से इस धंधे को अपना लेती हैं। मनोवैज्ञानिक कारण से इस व्यवसाय को अपना लेती हैं, है ना। एक विद्वान थे, उनका नाम है ऑन फेहर। ऑन फेहर विद्वान का नाम है। इन्होंने अपने अध्ययन में 1/3 वेश्याओं को मानसिक रूप से दोषी पाया, है ना। 1/3 वेश्याओं को मानसिक रूप से दोषी पाया। परिवार में प्यार या स्नेह कम होने के कारण कई लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं या चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाती हैं और उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण जब उनके आत्मविश्वास की कमी होती है तब वहाँ पर इस प्रकार के पेशे को वो अपना लेती हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व मानसिक रोगों से विकसित हो जाता है और वे इस तरह के कार्यों को अपना लेती हैं। मानसिक मंदता, मनोवृत्ति, प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध, ठीक है, बदला, रिवेंज, इसकी भावना मनोवैज्ञानिक कारण है जो वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित कर देती है, यानी मोटिवेट कर देती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक पारिवारिक कारण होता है। देखिए, पारिवारिक कारण की मैं बात करते हैं, पारिवारिक विघटन। किसका? पारिवारिक विघटन के कारण ज़्यादातर लड़कियां वैश्या बन जाती हैं। वैश्याओं के अध्ययन से पता चलता है कि ज़्यादातर वैश्याएं ऐसी लड़कियां हैं जो अनाथ होती हैं या माता पिता के बिना किसी रिश्तेदार द्वारा पाला जाता है, जिनके माता पिता सामाजिक बुराइयां जैसे शराब पीना या जुआ खेलना आदि के शिकार होते हैं, जिनका जीवन तनावपूर्ण रहा है और जिनका समाजीकरण नहीं किया गया है अच्छी तरह से। पारिवारिक नियंत्रण का अभाव है। माता पिता या अभिभावकों का दुर्व्यवहार और पति का अपमानजनक व्यवहार कुछ ऐसे कारण हैं जो वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं, है ना। तो माता पिता या संरक्षक का दुर्व्यवहार, पति का द्वेषपूर्ण व्यवहार कुछ ऐसे कारण हैं जिससे लड़कियां इस पेशे को अपना लेती हैं। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक रीजन भी है वैश्यावृत्ति का। उसके बाद सामाजिक कारण, कई सामाजिक कारण, ऐसे सामाजिक कुरीतियां, विधवाओं की दुर्दशा, दोहरा मापदंड, पुरुष भ्रातृत्व आदि भी वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। कहने का भाव है इसके अंतर्गत कि अनेक सामाजिक कारण है, जैसे सामाजिक कुरीतियां हैं, विधवाओं की दुर्दशा है, दोहरा मानदंड है, पुरुषों का प्रभुत्व आदि वैश्यावृत्ति को क्या कर देता है? प्रोत्साहित कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे बाल विवाह, बहुविवाह, वृद्धावस्था विवाह, बेमेल विवाह आदि, परिवार में विधवाओं की दुर्दशा आदि, महिलाओं का अपमानजनक अवमानना, आर्थिक तंगी का जीवन जीने के लिए मजबूर करना या करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ महिलाएं वैश्यावृत्ति में जाती हैं। ये भी एक सामाजिक रीजन है। उसके बाद आपराधिक संस्कृति। आपराधिक संस्कृति, कई महिलाएं अपने अपमानजनक पड़ोस या ऐसी संस्कृति में पली बड़ी होने के कारण वैश्या बन जाती हैं, जहां उन्हें इस तरह के अनैतिक व्यवसाय करना सिखाया जाता है। जिस संस्कृति में 24 घंटे जहां शराब और जुआ, ताड़ी और नशा, अनैतिकता और वैश्यावृत्ति हो, वहाँ जो है सच्चरित रहना मुश्किल है। इसलिए यस सर, माहौल के ऊपर डिपेंड करता है सर। जी, माहौल के ऊपर डिपेंड होता है सर ये। जी, वही सचित्र शब्द को बताता है। जिस तरीके का वातावरण रहेगा, जिस तरीके का माहौल रहेगा, उस तरीके वहाँ का लोग भी रहेंगे, तो उसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही। उसके बाद जैविक कारण, कई जैविक कारण भी है, जैसे माता पिता या अभिभावक या अनियंत्रित रवैया, असमान कामुकता और पति की नपुंसकता आदि भी वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करती है। एग्जाम्पल के तौर पे व्याभिचारी और अनैतिक माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों का पतन की ओर ले जाता है। तो ये भी एक जैविक कारण है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। अपने जैविक कारण जैसे कि माता पिता या संरक्षक जो है, अगर हम बात करें तो उच्च श्रृंखला वृत्ति यानी व्यवसाय, असमान कामुकता और पति की नापुंसकता आदि भी वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करता है। ये आज जो है जैविक कारण माना जाता है।
इस तरीके से अन्य भी रीजंस दर्शाए गए कि यौन उत्पीड़न के और भी कई कारण हैं, जैसे कामुक साहित्य, रात में लंबे समय तक माता पिता या पति की अनुपस्थिति, अज्ञानता, अवैध रूप से गर्भवती होने का कारण, उत्तेजक दृश्य और चित्र आदि। इनके कारण कई लड़कियां गलत रास्ते पर चली जाती हैं और पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती हैं। यही रिश्ते बाद में उन्हें वैश्यालय में ले जाता है। इसमें कई ऐसे रीजंस हैं, जिसे धार्मिक कारण भी एक होता है। इसमें भारत जैसे देश में कुछ धार्मिक कारण भी वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देता है ना। देवताओं को अर्पित कन्याएं, ये भी एक प्रकार से धार्मिक रीजन भी आ जाता है। आर्थिक कारण, पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, जैविक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण इत्यादि ऐसे रीजंस हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वैश्यावृत्ति को। वैश्यावृत्ति के कुछ दुष्प्रभाव है। वैश्यावृत्ति के कई दुष्प्रभाव होते हैं, जिनमें मुख्य इस प्रकार जो है नीचे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें महिलाओं के लिए कलंक, महिलाओं के लिए कलंक शब्द यहाँ पर यूज किया गया। वैश्यावृत्ति जो है नारी जाति का अपमान है। जहाँ एक और स्त्रियों को देवी माना जाता है और उन्हें यथोचित आदर और सम्मान दिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर वे धन के लिए अपने सत्व गुण का व्यापार करके नारी जाति को कलंकित करती है। ये उसका एक दुष्परिणाम है, महिलाओं के लिए कलंक का पाठ है इस शब्द में। एक आर्थिक प्रभाव, इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो वैश्यावृत्ति में फंसे कई अमीर लोग वैश्यावृत्ति में फंसे कई अमीर लोग गरीब और दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि इससे पैसे की पूरी बर्बादी होती है। परिणाम स्वरूप पत्नी और बच्चों को उचित देखभाल ना होने के कारण परिवार का वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए आर्थिक प्रभाव भी एक प्रकार से दुष्परिणाम का पार्ट है। शारीरिक प्रभाव, वैश्यावृत्ति के माध्यम से वैश्यागामी और वैश्याएं कई प्रकार के गुप्त रोगों का शिकार हो जाती है और शर्म के मारे इलाज तक नहीं करवा पाती। इससे कई तरह की बीमारियां भी फैलती है, जो रिप्रेजेंट करता है शारीरिक प्रभाव का भी। ये भी एक प्रकार का दुष्परिणाम ही है। उसके बाद नैतिक प्रभाव, वैश्यावृत्ति के कारण लोगों का नैतिक स्तर गिर जाता है, क्योंकि इसके लिए धन की आवश्यकता होती है और वैश्यावृत्ति करने वाला व्यक्ति किसी अनैतिक तरीके से धन कमाना चाहता है, अनैतिक तरीके से धन कमाना चाहता है। और इन सबसे राष्ट्र चरित्र एवं मूल्यों का हनन होता है इसमें। तो यह वैश्याओं के लिए अनैतिक अब कोई चीज़ नहीं है। वैश्याओं के लिए अनैतिक अब कोई चीज़ नहीं है। यह सब जो है राष्ट्र चरित्र और मूल्यों का उल्लंघन करता है। तो नैतिक प्रभाव भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक विघटन भी है। वैश्यावृत्ति एक अवैध प्रथा है जो व्यक्तिगत विघटन का प्रमुख कारण या मुख्य कारण है, क्योंकि यदि यह गुप्त ना हो और अन्य लोगों को इसकी जानकारी हो तो यह मानसिक असंतुलन पैदा करके व्यक्तिगत विघटन का कारण बन जाती है। इससे परिवार की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। इसलिए यह व्यक्तिगत विघटन के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक विघटन को भी प्रोत्साहित करती है। अपराधों की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट दुष्परिणाम, वैश्यावृत्ति ना केवल अपने आप में एक अपराध है, बल्कि यह कई अन्य अपराधों को बढ़ावा देती है। एग्जाम्पल के तौर पे चोरी, अपहरण, हत्या, अनाचार, मादक द्रव्यों की लत जैसे अपराधों को वैश्यावृत्ति से जोड़ा गया है। तो वैश्यावृत्ति स्वयं में एक अपराध है। इससे अन्य अनेक अपराध जैसे चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, मद्यपान, द्रव्य व्यसन आदि को यह मोटिवेट करने लगता है, प्रोत्साहित करने लगता है। तो आप कह सकते हो कि अपराधों की संख्या में वृद्धि भी दर्शाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आर्थिक प्रभाव भी होता है, अपराधों की संख्या में वृद्धि भी होता है, नैतिक प्रभाव होता है, पारिवारिक और सामाजिक विघटन होता है, नारी जाति के लिए कलंक है, शारीरिक प्रभाव भी होता है।
वेश्यावृत्ति द्वारा वेश्याएं जो है अपने वेश्यागामी लोग जो है अनेक प्रकार के गुप्त रोगों का शिकार हो जाते हैं, लज्जा के कारण इसका इलाज नहीं करवा पाती हैं, जिससे अनेक रोग फैलते हैं। तो इसलिए कह सकते हो कि शारीरिक प्रभाव पड़ता है, तो ये भी रीजंस है। उसके बाद वेश्यावृत्ति के कुछ प्रकार हैं, कुछ प्रमुख टाइप भी दर्शाए गए। वेश्यावृत्ति कोई एक रूप नहीं है, बल्कि यह कई रूपों में फैली फूली है। वेश्याओं का प्रमुख कारण इस प्रकार कुछ दर्शाया गया है नीचे। वेश्यालय यानी कोठे में बैठी वेश्याएं। इन श्रेणी में वेश्याएं संगठित तरीके से वेश्यावृत्ति का धंधा करती हैं और लोग इनके बारे में जानकारी भी रखते हैं, है ना। लाल बत्ती वाले क्षेत्रों में रहने वाली जो वेश्याएं इसी श्रेणी का ही उदाहरण है, इसी श्रेणी को रेड लाइट कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रच्छन्न वेश्यालय, एक होता है। इस श्रेणी में वेश्याओं को श्रेणी के नाम से जो है रूप में पहचानना जो है संभव नहीं है। इस श्रेणी की वेश्याओं को श्रेणी के नाम से रूप में पहचानना जो है संभव नहीं है। प्रच्छन्न, मैंने आपको पहले भी बीमारी वगैरह के बाद प्रच्छन्न शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? छिपा हुआ सर, शब्द छिपा हुआ। सर प्रश्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिडन, हिडन, हिडन। हिडन बिल्कुल। डिस्गाइड भी कह सकते हो, हिडन भी कह सकते हो, ढका हुआ, छिपा हुआ, है ना, ठीक है। तो बेसिकली इस श्रेणी की वेश्याओं को श्रेणी के नाम से पहचानना भाई संभव नहीं है। वे ऊपर से पारिवारिक जीवन व्यतीत करती हैं, लेकिन उनकी आजीविका का मुख्य साधन वेश्यावृत्ति का धन जो है धन है। कॉल गर्ल्स भी वेश्यावृत्ति के लिए निर्धारित समय पर वेश्यावृत्ति यानी आमतौर पर एक होटल या निजी घर में वेश्यावृत्ति करती है। इन क्रियाओं को बेसिकली प्रच्छन्न वेश्याएं कही जाती है उनको, ठीक है। इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और एक है वासना से ग्रसित वेश्याएं, है ना, वासना से ग्रसित या वासना पीड़ित वेश्याएं। इस श्रेणी में वेश्याएं शामिल हैं जो कुछ सामाजिक परिस्थितिकी कारणों से अपनी वासना को पूरा करने के लिए इस शौक को अपनाती हैं। शौक है। इनमें ना निम्न वर्ग से संपन्न और उच्च वर्ग के परिवारों में आने वाली लड़कियां भी शामिल होती हैं। तो इस श्रेणी में उन वेश्याओं को सम्मिलित किया जाता है जो कुछ जैविक और पारिस्थितिकीय कारणों द्वारा अपनी तीव्र वासना पूर्ति के लिए इस धंधे को अपनाती हैं। इनमें निम्न वर्ग के लेकर संपन्न और उच्च वर्ग के परिवारों से आने वाली जो लड़कियां हैं इस धंधे में शामिल है। इसको वासना से ग्रसित भी कहा जाता है, वासना पीड़ित वेश्याएं भी इनको कहा जाता है। एक होता है कैरियर वेश्याएं। कैरियर, ये वेश्याएं केवल कुछ बहुत धनी और सम्मानित लोगों के साथ वेश्यावृत्ति करती हैं और इसलिए उनकी स्थिति अन्य वेश्याओं से अधिक है और अधिक कमाई भी करती हैं, है ना, अधिक कमाई भी करती। इसे कैरियर वेश्याओं के नाम से जाना गया। ये एक टाइप भी है, ठीक है। एक वाणिज्य क्षेत्रों या क्षेत्र की वेश्याएं होती हैं। इनमें होटलों में काम करने वाली वेश्याएं और अन्य व्यावसायिक केंद्रों जैसे क्लब, डांस हॉल, मसाज बिल्डिंग, थिएटर, वाइन शॉप आदि बेसिकली वाणिज्य क्षेत्र की वेश्याएं होती हैं। इनमें काम करने वाली वेश्याएं शामिल हैं। इस श्रेणी की वेश्याएं आमतौर पर परिस्थितिवश में वेश्या बन जाती है। जनरली परिस्थितिवश वो कंडीशंस उनको बना देती है ना, वो कंडीशन उनको बना देती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ SD पुणेकर और कमला राव के अकॉर्डिंग वेश्याओं को 3 श्रेणी में बांटा भी गया। इन श्रेणियों को निम्नानुसार भी देखा गया है। 3 श्रेणियां हैं। एक साधारण वेश्याएं हैं। साधारण वेश्याएं सार्वजनिक रूप में भी रिप्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। तो सार्वजनिक वेश्याएं
कोठों या वेश्यावृत्ति के प्रसिद्ध स्थानों में अपना पेशा करने वाली निम्न सामाजिक आर्थिक तबके की वेश्याएं होती हैं। कोठों और वेश्यावृत्ति के जाने माने स्थान बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल होता है, जहाँ पे साधारण वेश्याएं शामिल होती हैं। जो निजी वेश्याएं या उपपत्नी, किसी व्यक्ति विशेष की उपपत्नी या और कह लीजिए कि नाचने गाने वाली स्त्रियां, जिन्हें साधारण वेश्या नहीं माना जाता है या माना भी जा सकता नहीं है ना, माना भी नहीं जा सकता है, तो उस कंडीशन में निजी वेश्याएं और उपपत्नी वाली वेश्याएं जो है एक श्रेणी के अंतर्गत आती है। सर उपपत्नी मतलब निजी वेश्याएं अथवा जैसे रखैल, ओके सर। हाँ, किसी विशेष व्यक्ति की प्रक्रिया में बेसिकली यहाँ पर मानी जाएंगी। उसके बाद एक आता है गुप्त वेश्याएं, कॉल गर्ल्स इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। उच्च और मध्यवर्गीय शिक्षित महिलाएं जो गुप्त रूप से कॉल गर्ल्स या कैबरे जो है कैबरे डांसर और होटलों में वेश्यावृत्ति करती हैं, ठीक है, और उनमें गुप्त रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसे गुप्त वेश्याएं भी कहा जाता है। तो ये 3 श्रेणी हैं वेश्याओं का, जो डिफाइन किया था SD पुणेकर और कमला राव ने, ठीक है, पर्सन है, विद्वान है, इनके द्वारा ये है बताया गया था, ठीक है। तो ये वेश्यावृत्ति के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको अभी अर्थ, विशेषता और उसके प्रकार, परिभाषा सहित आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है उसके संबंध में। भारत में वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण के लिए कुछ प्रयास भी किए गए हैं भारत में, उसको नियंत्रित करने के लिए, है ना। तो भारतीय दंड संहिता की धारा एक है 372 और 373, जानते हैं आप लोग? भारतीय दंड संहिता की धारा 372 आपको पता होना चाहिए, और 373 भी क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, है ना। भारत में, ठीक है, वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण का प्रयास शामिल किया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो चीज़ें शामिल हैं उसमें मैंने आपको बताया 372 और 373 एक धारा है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है ना। देखिए, वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से नाबालिग, है ना, नाबालिग लड़कियों की बिक्री और खरीद को एक अपराध के लिए दंडनीय अपराध बनाती है, अपराध बनाती है, ठीक है, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकता है जुर्माना, 10 वर्ष तक हो सकता है जुर्माना, ठीक है। 372 या 373 सर? दोनों यहाँ पे रिलेट होती है, दोनों धाराएं इसको रिलेट करती हैं, है ना। भारतीय दंड संहिता की धाराएं जो दोनों हैं, दोनों में यही बातें हैं। अंग्रेजों के द्वारा इसे रोकने के लिए ब्रिटिश काल में ना इसको शामिल किया गया था भारत में वेश्यावृत्ति, ओके। दोनों। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगर वेश्यावृत्ति उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी है, आप ऐसा इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हो। सर दिल्ली भी? दिल्ली है, और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, है ना, दोनों, ठीक है। अब देखो, स्पष्टीकरण में साफ शब्दों में 372 कहता है कि वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, जब 18 वर्ष से कम आयु के किसी महिला को किसी वेश्या या वेश्यालय के मालिक या संचालित करने वाले किसी व्यक्ति को बेच दिया जाता है,
किराए पर लिया जाता है या अन्यथा बेच दिया जाता है तो ऐसी महिलाओं का निपटारा किया जाता है। व्यक्ति जब तक उसके विपरीत साबित नहीं होता तो यह मान लिया जाता है कि उसने उसे इस इरादे से रखा था कि उसका उपयोग वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किया जाएगा। ये दर्शाता है 372 की धारा। 372 खरीदना है सर। नहीं, 372 खरीदना नहीं है, 372 आपका अगर बात करें वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना है। 372 खरीदना है और 373 बेचना है सर। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? जी जी सर, जी सर, मैं भी सर उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ सर, जो ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही सर बोल रहा हूँ सर। जी सर, आप ही ने भेजा सर। नहीं, 373 खरीदना है सर। एक बार सर आप एक बार नहीं, क्लियर कर दीजिएगा सर। एक बार स्पष्टीकरण कर देता हूँ, यहाँ पे नोट करिएगा आप लोग। भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 372, धारा 373 वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए नाबालिग को खरीदना, ठीक है। ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे इसके अंतर्गत, जो 372 को दर्शाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के इरादे से खरीदते हैं, किराए पर लेते हैं, अन्यथा कब्जा प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध या किसी गैर कानूनी या अनैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित करता है या उपयोग किया जाता है, तो वो बेसिकली 373 यहाँ पे शामिल रहेगा खरीदने के संबंध में। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये सर 372 किस में शामिल होगा फिर? हाँ, 372 वैश्यावृत्ति के, वैश्या जो है, 1 मिनट, वैश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, ठीक है। ये था, ये 2 पॉइंट पेपर में सवाल आया था एक बार कि वैश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है, बेचना किस धारा के तहत आता है, सवाल आया था। तो ऑप्शन में 272, 273, 361, 376 ऐसे धारा थी। तो याद रखिएगा, बेचना 72 है, खरीदना 73 है, ठीक है। और 76 जो है 76 बलात्कार के लिए है, सजा वगैरह। तो ये जो है इसके अंतर्गत आपको ये धाराएं शामिल रखेंगी। इतना क्लियर है? जी जी सर। वैश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए आपको बता दें कि मद्रास में द मद्रास देवदासी एक्ट लागू किया गया था। मद्रास में देवदासी एक्ट लागू किया गया था, और ये आपको पता होना चाहिए 9 अक्टूबर 1947 को। नोट कर दें ये भी, मद्रास देवदासी एक्ट 1947 लागू हुआ 9 अक्टूबर 1947 को, जिसे तमिलनाडु देवदासी समर्पण रोकथाम अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, मद्रास देवदासी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली विभिन्न राज्यों में ना वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए था। ये किसके लिए था? वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए अधिनियम था, ठीक है। तत्पश्चात अगर हम बात करें तो हैदराबाद में भी सन 1952 में आया यही हैदराबाद देवदासी एक्ट 1952, हैदराबाद, ठीक है।
याद रख सकते हैं आप लोग। हाँ, मध्य प्रदेश में 1953 में आया, 1953 में एमपी में अनैतिक व्यापार रोकने के लिए वैश्यावृत्ति में लगी स्त्रियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए थे, एमपी मध्य प्रदेश में, है ना। फिर उसके बाद जब 1953 के बाद 1956 में एक एक्ट आया जो सभी जगह लागू। क्या नाम था एक्ट का? अनैतिक व्यापार निवारण नियम। निरोधक या निवारण भी कह सकते हो, अधिनियम 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 1956 में पारित हुआ। वैश्यावृत्ति जैसे उन्मूलन में सहायक सिद्ध हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, है ना, ये पॉजिटिव भी हुआ। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें शामिल हुई। ठीक है, तो वैश्यावृत्ति के रोकने के लिए कई संवैधानिक उपाय भी किए गए, साथ साथ सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम वगैरह भी चलाए गए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार को आदेश दिया गया कि वैश्यावृत्ति का गहन अध्ययन करना और वैश्यावृत्ति में संलग्न बच्चों और स्त्रियों का पुनर्वास करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया गया, है ना। समझ रहे हैं आप? जी सर। वैश्यावृत्ति के पुनर्वास के लिए समिति का क्या नाम है? पुनर्वास की ही समिति के पार्ट है, महिलाओं के पुनर्वास के संबंध में ही समिति वो शामिल होती। सलाहकार समिति देवदासी प्रथा और जोगिन परंपरा के लेकर यहाँ पर जो है जिक्र किया जाता था, उसी क्रिया में बेसिकली ये शामिल था। अपने मानव तस्करी निवारण जैसे नाम सुना होगा। फिर विभिन्न प्रकार के 2007 में जो है वो आया था, क्या बोलते हैं उसको, योजना थी उज्ज्वला योजना, जानते हो आप लोग? जी सर। जो बेसिकली संबंधित था स्त्रियों की तस्करी से संबंधित था। 2007 में स्त्री से तस्करी से संबंधित था। ठीक है, रोकथाम से संबंधित था ये। उसके बाद मानव तस्करी निवारण संरक्षण पुनर्वास बिल पास हुआ था 2018 में। अच्छा, जो सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था एक पुनर्वास समिति को लेकर, उसका गठन बेसिकली 2010 में हुआ था। 2010 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आईएमपी पॉइंट करके यहाँ पे नोट करिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने महिला आयोग वैश्यावृत्ति को वैध बनाने के पक्ष में बात किया था। ठीक है, तो इस समिति का गठन वर्ष 2010 में यौन कर्मियों के पुनर्वास को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका जनहित याचिका ये शब्द जो है बेसिकली मेंशन हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें फिर देखने को हम लोगों को मिला था। ठीक है, तो न्यायालय ने सर्वोच्च में वैध बनाने के संबंध में प्रस्ताव को 8 नवंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय राय सुकुमारी ने पेश किया था इसको, है ना। और उसके बाद न्यायालय ने 24 अगस्त 2011 को बेसिकली NCW, ठीक है, NCW समिति की बैठक में शामिल होने का निर्देश भी दे दिया था, है ना। NCW क्या जानते हैं? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग ना। यस सर। महिला आयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है,
तो इतना आपको ऊपर से समिति का नाम क्या बताया सर? 2010 में समिति का नाम क्या बताया सर? यौन कर्मियों के पुनर्वास को लेकर ही इसको दाखिल किया गया था जनहित याचिका, है ना, एक प्रकार से। और यहाँ आप NCW जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, जिसकी अध्यक्षता ललिता कुमार मंगलम ने बुधवार के दिन समय किया था उस समय, तो उसी में NCL आप यहाँ पर डाल सकते हैं, सॉरी NCW का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। 2010 वाली समिति यही है, यही नाम है। सर उज्ज्वला योजना की डेट क्या है सर, वो बता दीजिए। बताया तो 2007। ओके उज्ज्वला योजना महिलाओं की तस्करी से संबंधित 2007 है ना। ओके सर। वाणिज्य यौन शोषण के संबंध में तस्करी को रोकथाम, तस्करी के वाणिज्य यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुनः एकीकरण जैसी प्रक्रिया को ये लागू करता है। सर ये 2012 में क्या हुआ था, ये समझ नहीं आया। NCW ने क्या किया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने? 2012 में देखिए, यहाँ 2012 के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ, 2012 नहीं 2011 में कही। अच्छा 11 में। हाँ 11 में। 2011 में न्यायालय ने ना 24 अगस्त 2011 को अपने आदेश में ना NCW को समिति की बैठकों में शामिल होने का निर्देश दिया। ओके। शामिल होने का निर्देश सर इससे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा तो सर एक बार रिपीट कर दीजिए, कैसे क्वेश्चन आएगा इस वाले से, NCW से? NCW से सवाल अगर पूछा भी जाएगा आपसे, तो इससे ये कहेगा कि संवैधानिक उपायों के उपयोगिता में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए या पुनर्वास करने के संबंध में, ठीक है, आपसे पूछेगा कि निम्न में बताइए कि महिला, ठीक है, अभी भी मैंने आपको बताया है आप सभी लोगों से कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने कब गठित किया गया या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब गठित की गई समिति, ये पूछेगा। या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की समिति वेश्यावृत्ति के लिए कब से वैध बनाया गया, तो 2010 में गठन हुआ। सर समिति बोल रहे हैं सर, तो NCW तो समिति नहीं है सर, नहीं ये सर एक आयोग है ना सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। जी सर। यहाँ पुनर्वासों के लिए, यौन कर्मियों के पुनर्वास के लिए दाखिल की गई थी जनहित याचिका, है ना। और अपने आदेश में NCW को समिति की बैठकों में शामिल होने का निर्देश दिया। अब ये समिति के अगर हम अंतर्गत बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो गठित की गई समिति, उसके पेश किया गया था। हाँ तो सर वही उसमें नाम जो बताया गया यौन कर्मियों के पुनर्वास की समिति, यौन कर्मियों की पुनर्वास की समिति थी, क्योंकि यौन कर्मी जो था वो शब्द रिलेट कराता था वेश्यावृत्ति के उन्मूलन शब्द को, तो उसके लिए वो समिति बनाई गई थी। उसका नाम यौन कर्मी क्या था, पुनर्वास समिति, है ना। और ये जो आया NCW की समिति की बैठकों में, मतलब वहीं से ये निकाला गया है, वहीं से निकाला गया है शब्द। नहीं समझे? जी आप क्लियर हो गए सर। सर बट सर आप क्लियर हो समझ गए गए। सर। समिति से शब्द आ रहा था ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। बट अभी सर कॉन्स्टिट्यूशन को सर अभी ये वैध बना दिया गया ना सर सुप्रीम कोर्ट को सर जी। अभी सर वेश्यावृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सर उसके जजमेंट के अकॉर्डिंग सर वैध बना दिया गया ना सर। देखो भी इसके लिए अभी ये कहा नहीं गया है, ठीक है, कि सुप्रीम नहीं सर जजमेंट दिए 22 मई 2000 सर इसको 2020 को सर 2022 को सर इसका जजमेंट है ना सर। देखिए सुप्रीम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को वैध के रूप में किस परिप्रेक्ष्य में माना है, ये जानना हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक होगा, है ना। उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा, है ना, ठीक है। तो भारत में बेसिकली कोई कानूनी वेश्यावृत्ति नहीं है, भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई भी कानूनी नहीं। तो भारत में वेश्यावृत्ति वैध नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान सुनिए, आर्टिकल 21 के आधार पे, है ना, सभी को सम्मान
से जीने का अधिकार है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी सर। इसी के आधार पे 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत के जो संविधान का आर्टिकल है 21, वो क्या कहता है कि सभी को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है। तो उसके आधार पे, ठीक है, यह माना गया है कि सभी भारत के नागरिकों की तरह ही यौन कर्मियों को भी इज्जत पाने और जीवन जीने का अधिकार है। इस प्रकार यौन कर्मियों को कानूनी रूप से परेशान नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें बिना किसी कानूनी गलती से गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो इसके संबंध में बताया गया है। अब बात आपके मन में ये आती है कि भारत में वेश्यावृत्ति वैध है या नहीं है? सर अवैध ही है। वेश्यावृत्ति कानूनी है या नहीं है, तो मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अब भारत में वेश्यावृत्ति कानून रूप से वैध तो है, लेकिन वो आर्टिकल 21 के आधार पे है। कोर्ट को लगा कि भारतीय संविधान की तहत सेक्स वर्कर्स को लेकर नियम और कानूनों में बदलाव किए जाने चाहिए। इसी बात पर गंभीर रूप से विचार किए गए तो कई सारे बदलाव भी आए, जैसे कि अब वेश्यावृत्ति को वैध कर देने के परिप्रेक्ष्य में यही कंडीशन रखी गई। भाई वो लोग चाहते हैं ना कि सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करे, है कि नहीं? तो अवैध शब्द को अगर मैं बात करूं तो यहां आप करेंगे, जब वैध के रूप में वैलिड करेंगे तो उस कंडीशन में 21-21 जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्हीं के आधार पे पॉइंट आपको मेंशन किए जाएंगे, है ना। और सभी कंडीशन जिस प्रकार या अभी भी अवैध के रूप में है, अभी भी देखो किस तरीके से किसी को सेक्स करने के लिए मजबूर करना अवैध है ना। रेंगने पर रोक लगा देना अवैध। वैश्यालय का मालिक होना या वैश्यालय चलाना अवैध। पब्लिक होटल में वैश्यावृत्ति करना अवैध। ये थोड़ी ना वैध होगा, गवर्नमेंट थोड़ी ना कहेगी वैध है। बच्चों से वैश्यावृत्ति कराना अवैध। किसी रोगी सेक्स वर्कर के साथ वैश्यावृत्ति के कामों में लिप्त होना, चापलूसी करके किसी से सेक्सुअल रिलेशन बनाना भी अवैध। इस कंडीशन में नहीं, कंडीशन को हमें ध्यान में रखना होगा। उस आधार पे आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट बन जाएगा सिराज जी, ठीक है। बिल्कुल सर, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सर। बिल्कुल 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 ये चीज़ दर्शाता है, ठीक है। और डेट आपको ने जो बताया अभी 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, ये बात जरूर ध्यान किया। और उसी दिन जिक्र किया गया था आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 21 को। सर 19 मई 2001 को सर 2022 ओके 2022, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, ठीक है। ये वैश्यावृत्ति से संबंधित टॉपिक था। और अगर बाय द वे मान लीजिए सवाल परीक्षा में आता है, आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग इसको इसी तरीके से पूछा जाएगा। इजी शब्द है ना। और इसकी PDF वगैरह मैं अभी आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये PDF अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो का लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दूँगा, ठीक है। बाकी कल अब हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट एक सामाजिक समस्या पर विचार विमर्श करेंगे। वैसे तो सामाजिक समस्या बहुत सारी हैं, भिक्षावृत्ति एक सामाजिक समस्या है। भिक्षावृत्ति पर कल हम लोग विचार विमर्श करेंगे, या तो फिर भ्रष्टाचार वगैरह कोई एक टॉपिक लेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, ठीक रहेगा? जी सर। ओके सर ठीक है। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सभी लोगों से। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।